नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप 10 से 20 मिनट जरूर निकालें और इस वीडियो को अंत तक देखें प्रैक्टिस के रूप में, क्योंकि बिल्कुल आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है 1 नंबर, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ऑप्शन को यानी ए b² बराबर प्लस माइनस 4ac, ऑप्शन खो यानी बी b² बराबर 4ac, ऑप्शन सी यानी गो b² बराबर 4c, ऑप्शन घो यानी डी b² बराबर 4a। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट जरूर करें उत्तर। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। b² बराबर 4ac, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 तो x का मान निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन को यानी ए पूर्ण होगा, ऑप्शन बी भिन्न संख्या होगा, ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन डी वास्तविक नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको प्रश्न में पूछ दिया जाए कि यदि x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 तो x का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। वास्तविक मान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x² है, इसलिए वास्तविक मान इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस और प्लस में मान इसका निकलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, को 2 मात्रक यानी कि 2 यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रखिएगा, आप जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछे कि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 2 यूनिट होगी। अगला प्रश्न है कि 2 4 3 5 6 के माध्यिका है। दोस्तों, जब भी आपका इस आंकड़े को दिया रहे और पूछ दिया जाए माध्यिका, तो क्या करिए, आप सबसे छोटी संख्या लिखिएगा। सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सा है, 2। उसके बाद इससे छोटी संख्या कौन सा है, 3। उसके बाद सबसे छोटी इससे यानी कि छोटी संख्या से लेकर के बड़ी संख्या की ओर सजा के लिखेंगे। 3 हो गया, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है। दोस्तों, ये संख्या उलट पुलट भी रहता है ना, तो उससे छोटी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी, उसके बाद फिर उसका बड़ी, फिर उसका बड़ी लिख करके इसे सजा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, यानी कि इधर से जोड़ा लगाएंगे, इधर से जोड़ा लगाएंगे, या इधर से एक संख्या काटेंगे, या इधर से एक संख्या काटेंगे, या इधर से जो बीच में बच जाएगा वही आपका माध्यिका होगा। तो बीच में कितना बचा, 4, तो ये आपका माध्यिका है। अगर आप बोलिएगा सर 2 गो बच जाएगा तो 2 गो बच जाएगा ना, तो दोनों संख्या को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, और जो संख्या आएगा उसे 2 से भाग दे देंगे। अगर 2 संख्या बचेगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। अगर एक ही संख्या बच गया, जैसे इसमें 4 बचा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आपका 4 माध्यिका होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो यह वृत्त है, और वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होगा। वृत्त में आप देखते हैं इस तरह से व्यास होता है, और यहाँ पे केंद्र होता है, तो इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या, यानी कि ये त्रिज्या होता है। तो वृत्त का बड़ी जीवा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं। एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं, तो x और 0 हो जाएगा। x अक्ष के निर्देशांक पूछे तो x और 0 होगा। अगला प्रश्न है आपका कि 2 sin 58 बटे cos 32। तो देखिए, 2 sin, इसको साइन को क्या करेंगे, साइन, ठीक है,
इसमें 90 डिग्री में कितना घटाएंगे, जो कि 58 आ जाएगा, यानी कि 32 घटा देंगे, कितना घटाएंगे 32 डिग्री घटा देंगे तो 58 आ जाएगा। ठीक, और नीचे में क्या है cos 32। तो जब इस तरह का सूत्र है तो इस यहाँ पे थीटा यानी कि इस पे जो भी संख्या आता है इसको लेकर के उतर जाता है और यह क्या होता है उल्टा हो जाता है, तो आपका कितना हो जाएगा 2 cos 32 डिग्री बटे कितना हो जाएगा cos 32 डिग्री। तो ये पूरा कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। 2 कहाँ है, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, 2 बचेगा क्योंकि ये कट जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। किसी घटनाओं की प्रतियोगिता का योग होगा, किसी घटना की प्रतियोगिता का योग होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1 होगा। क्या होगा 1। अगला प्रश्न है, एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, तो कौन सा होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को सही है। एक चर में रैखिक समीकरण यानी कि 2x प्लस यहाँ 3 बराबर 0, ये हो गया रैखिक समीकरण। और एक चर है इसमें क्या, सिर्फ x है, y तो नहीं है, z तो नहीं है, सिर्फ x है और इसका पावर क्या है 1 है। अगर इस पर 2 रहता तो 2 घात समीकरण हो जाता, लेकिन पावर 1 है तो ये रैखिक समीकरण कहला जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए इस √2 को गुना में तो भागा में चल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √3। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो, बिल्कुल सही है, 30 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, इसके हर का परिमेयकरण करने के बाद आपका जो बचेगा वो 30 डिग्री का मान होगा। अगला प्रश्न है ध्यान से देखिएगा, आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑप्शन रहेगा वहाँ पे, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा वर्ग, फिर त्रिज्या, कुछ वर्ग त्रिज्या व्यास, इस तरह से दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपका आएगा क्या भराएगा, वर्ग भराएगा। याद रखिए क्या भराएगा, वर्ग, याद रखिएगा वर्ग भराएगा। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पे देखिए पूछा है कि माध्य क्या होगा, इसका के माध्य है, तो सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़िएगा 5 4 9 1 10, 10 2 12 3 15, 15 और क्या संख्या है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, यानी कि 3 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आएगा 3। इसका माध्य कितना होगा 3 हो जाएगा। आप लोग भी समझ गए होंगे, माध्य क्या करते हैं, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या से भाग दे देते हैं। तो कुल आंकड़ों का योग कर दिए, जोड़ दिए और नीचे में कुल संख्या से भाग दे दिए। अगला आप देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि 13 नंबर आ गया, 12 हो गया 13, ठीक है 13 देखिए यहाँ साइन 50 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री बराबर सूट क्या है, तो इसके बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 40 डिग्री, ठीक है, इसको निकाल के बताना पड़ता है। और 10 90 तो यहाँ पे क्या मतलब क्या किया जाए, तो इसका यहाँ पे थीटा कुछ भी रख दो तो उसको ले थीटे होगा दोस्तों। तो 10 का उल्टा क्या होता है कोट, यहाँ पलट जाता है, इसका हो जाएगा कोट थीटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श होती है, किस पर होती है, एक बिंदु पर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श होता है, यहाँ एक बिंदु बढ़ाएगा, यानी कि आंसर आएगा AP का सार्वअंतर धनात्मक ऋणात्मक यह 0 हो सकते हैं। तो AP का क्या हो सकता है, AP का
सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। सार्व अंतर यानी कि उसको डी बराबर निकालते हैं, वो आपका माइनस में हो सकता है, और धनात्मक यानी कि 2, 3, 4 भी हो सकता है, या डी बराबर 0 भी आ सकता है सार्व अंतर। चलिए, रैखिक समीकरण का आलेख होता है। रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है? रैखिक समीकरण होता है एक सरल रेखा, इसमें क्या भरा जाएगा? एक सरल रेखा, एक सरल रेखा बढ़ाएगा। अगला प्रश्न है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विवेतकर कहते हैं, या विवेचक कहते हैं, या विवेतकर कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो, वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो तो उसको क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं? वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं? असंगत, असंगत कहते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, आप सभी समझते हैं कि एक समकोण, हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिए, जिसका कि यह कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, और यहाँ पर क्या होता है? थीटा। तो थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है? थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है? आपका लंब। क्या होता है? लंब, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं। और इधर का क्या होता है? कर्ण। इधर का क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण को क्या चीज से सूचित करते हैं? H से। और नीचे क्या होता है? आधार। इसे क्या कहेंगे? B से सूचित करते हैं। तो देखिए, सवाल में कहा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, इसका वर्ग, तो हम लोग यहाँ पे वर्ग कर लिए। और क्या कर रहा है? शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर। तो शेष भुजाओं के वर्गों के बराबर, बराबर यानी कि बराबर दे दिया, और जो शेष बचा, क्या बचा आपका? P बचा और B बचा, यानी कि लंब बचा और आधार बचा। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि B का स्क्वायर। तो अब देखिए, दोनों शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो दोनों भुजा के योगफल के बराबर होता है कर्ण। तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया, किसने बताया? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पाइथागोरस प्रमेय ने बताया। सवाल था आपका, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया? तो पाइथागोरस प्रमेय ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो एक घात वाला बहुपद कैसे होता है? देखिए, x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि दोस्तों इस तरह से होता है, न कुछ तो सब पे पावर 1 ही रहता है। तो आप समझ गए कि वह क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। अगर दोस्तों इस तरह से दिया रहता x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0, तो इस पे जितना पावर आएगा वह कहलाएगा आपका द्विघात बहुपद। अगर इस पे 3 रहता तो क्या कहलाता? त्रिघात बहुपद। चलिए दोस्तों, आप समझ गए कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? जैसा कि आपका x प्लस 3x बराबर 0 या 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत ना है। तो इस तरह का आपका न कुछ पावर 1 रहता है। अगर इस पे 1 है तो ये हो गया, अगर इस पे 2 सॉरी दोस्तों, ये अगर इस पे 2 रहता तो द्विघात बहुपद होता। अगर कुछ पावर नहीं है तो रैखिक बहुपद कहलाता है, और अगर 3 घात रहता है तो त्रिघात कहलाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें रैखिक बहुपद कहलाता है, एक घात वाला। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न है किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। जैसे 4 है, 6 है, फिर 8 है, तो इसमें अंतर कितना होता है, जो कि आप लोग डी बराबर निकालते हैं, यानी कि सार्व अंतर होता है। जो अंतर बीच में होता है उसको क्या कहते हैं, सार्व अंतर। तो आप सभी याद रखिएगा कि किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री का मान होगा। तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा आपका 1। ऐसा सूत्र ही होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो इस थीटा के जगह पे जो भी आएगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 35 आ गया, 35 डिग्री, तो यहाँ भी 35 डिग्री आ जाएगा, तो आपका 1 ही होगा। इस जगह थीटा के जगह पे कितना भी रहेगा, दोनों समान रहेगा, तो उसका मान 1 ही रहेगा। तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, कह रहा है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल्य का गुणनफल बताइए। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, यानी कि क्या निकालते हैं उसका, अल्फा इंटू बीटा। तो इसका क्या होता है, c बटे a। तो c कितना आपका 1 है, 1 हो जाएगा, और a कितना है आपका 4, तो 1 बटे 4, 1 बटे 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ होता है हमेशा 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जैसा कि ले लेते हैं आप 4 और 3, तो 3 से भाग दीजिएगा 4 में, 3 से भाग दीजिएगा 4 में, तो कितना लगेगा इसमें, 3 से भाग दीजिएगा 4 में, तो एक बार में, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1, फिर 1 से दीजिएगा 3 में भाग, 3 में भाग दीजिएगा, तो 3 बार में कितना बार में लग जाएगा, 3 बार में, तो आपका इधर 1 ही बच रहा है, यानी कि 1 ही होगा। आप कितना भी संख्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 12, 13 भी लीजिएगा, तो आपका एचसीएफ 1 ही आएगा। यानी कि क्रमागत कराए, दो क्रमागत, यानी कि लगातार संख्या लीजिएगा, उसका एचसीएफ निकालिएगा, तो हमेशा 1 ही आएगा। कुछ भी संख्या लीजिएगा लेकिन लगातार लीजिएगा, तो उसका एचसीएफ 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पाई रेडियन बराबर होता है। तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, याद रखिएगा, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री का। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए ये वृत्त हो गया, और कह रहा है कि इस पे कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो ऐसे एक रेखा खींच सकते हैं वृत्त पर स्पर्श, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे एक रेखा खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, यानी कि अनंत खींच सकते हैं, बहुत सारा खींच सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक प्रश्न आता है दोस्तों, जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि किसी वृत्त पर बाह्य एक बिंदु से, यानी कि एक बाह्य बिंदु पूछ देगा, क्या पूछ देगा, एक बाह्य बिंदु, इस तरह से आपको पूछ देगा बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसको कैसे बनाए, देखिए दोस्तों पहले समझ लीजिए। जैसे कि यह एक वृत्त है, ठीक है, और एक बाह्य बिंदु यहाँ पे हम बिंदु यहाँ पे एक रख लिए, और इससे कहता है स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। तो एक रेखा ये खींच दी है और एक रेखा ये खींच दी है, तो कितनी खींचा जाएगा, 2 ही खींचा जाएगा। जब यहाँ पर रहेगा एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगा, तो 2 होगा, लेकिन यहाँ पर तो बिंदु दिया नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका, अनेक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दिए गए आंकड़े 105 का माध्य होगा। तो देखिए माध्य क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, पदों का योग बटे कुल संख्या, कुल पद की संख्या। तो जोड़ देंगे 1 + 0 + 5 बटे 3 संख्या है, तो नीचे 3 देंगे, तो 5 × 1 = 6 हो जाएगा, 6 बटे 3।
तो 3 1 3, 3 2 6, तो 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है 2। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपदों के शून्यंकों की संख्या होती है 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। को भी समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई में कौन सा संबंध है? तो समझिए फिर से दोस्तों, देखिए यह एक वृत्त है और एक कहता है बाह्य बिंदु, तो इस सर पर वैसे बनेगा दोस्तों, एक बाह्य बिंदु है और यहां से एक खींच दिए और एक ये यहां से खींच दिए। तो देखिए इसमें कह रहा है कि दोनों का बीच की लंबाई, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की लंबाई में क्या संबंध है? तो देखिए ये जितना होगा ना दोस्तों उतना ई भी होगा, यानी कि समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि बिंदु यहीं से और ये जो यहाँ से और यहाँ से अगर नापेंगे तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो समझ गए आप लोग कि समान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समान। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न एक बार फिर समझते हैं। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई में से कौन सा संबंध सही है? तो समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए ये प्रश्न हो ही गया। देखिए अब प्रश्न यहाँ पे है कि 0.12 बार या रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा? तो देखिए किसी भी संख्या पर रेकरिंग यानी कि ये बार या रेकरिंग दिया रहता है, तो जितना संख्या पे रेकरिंग दिया रहता है उतना संख्या 9 बैठता है नीचे। तो हम क्या करेंगे? रेकरिंग को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/9। ये रेकरिंग हटाने के बाद अगर 2 संख्या पे रहता तो 2 × 9 होता, और जितना संख्या पे नहीं रहेगा उतना 0 बैठाते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ साधारण सवाल है। तो रेकरिंग जब हम हटा दिए तो 3/9, रेकरिंग हटा तो नीचे 9। अब इसको कटा दीजिए, 3 1 3, 3 3 9, यानी कि 1/3। 1/3 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आप समझ गए प्रश्न का उत्तर। 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा? 1/3। कैसे हुआ? इसको रेकरिंग को हटाएं तो 3/9 हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न है 3 + √2√3 है। 3 + 2√3 है। तो इस क्या है? 3 + 2√3 है। क्या है ये? परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, यह भिन्न संख्या है, यह पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों यह तो हो गया परिमेय संख्या, लेकिन इसके साथ क्या जुट रहा है? 2√3, जो कि ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या इसके साथ जुट रहा है, जिसको भी अपरिमेय संख्या बना दिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर आपको इस तरह से भी दे दे 2 + 2√5 तो यह भी आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर आपको दोस्तों इस तरह दिया जाए कि 2 + 2√4 तो ये क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 निकल जाएगा, यानी कि यहाँ 2 + 2 और इसका 2 निकल जाएगा। 4 दूना 8 6 कितना हो जाएगा? 4 दूने 8 2 10 हो जाएगा आपका, यानी कि नीचे 1 छुपा रहता है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस रूट से बाहर निकलने वाला संख्या नहीं हो तब वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बहुपद x² + 5x - 6 का घात है। तो आप सभी जान रहे हैं कि जितना घात रहेगा, जितना इस पे पहले वाला पद पर जितना पावर रहेगा उतना वह बहुपद का घात कहलाएगा। तो कितना है? 2 है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर इस पे 3 रहता तो त्रिघात हो जाता। समझ गए?
तो चलते अगले प्रश्न की ओर। तो बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का घात है कितना है 2। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर इस पे 3 रहता तो त्रिघात हो जाता। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो देख रहे हैं आप आपके सामने ऑप्शन है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप आप सभी जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी में है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका देखिए एपी का nवां पद है। एपी का nवां पद है जब पहला पद ए और सार्वंतर डी हो। तो दोस्तों आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे एपी का nवां पद पूछ रहा है। एपी का nवां पद पूछ रहा है। तो कैसे निकालते हैं nवां पद। तो इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यही तो सूत्र होता है। तो कहाँ है आपका ऐसा ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका पहला पद दिया हुआ है और डी दिया गया है। तो हमको एनवां पद ज्ञात करना है तो एनवां यहाँ से निकालेंगे एन का मान। समझ गए आप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए था।